दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी के पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन को बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं आपके रिक्वेस्ट पे आज आपके लिए इस मूवी का पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन जिन्होंने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस मूवी के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और तभी आप इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एलियंस के एविएशन के पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली उसी मॉल में कुछ सामान खरीदने जाता है जिसे हमने मूवी के पार्ट 1 में देखा था, जहां का मालिक टीवी पे न्यूज देख रहा होता है कि कुछ जगहों पर धमाका हुआ है जिसकी वजह अभी तक कोई नहीं समझ पाया। जिसके बाद ली वहां के पार्क में जाता है जहां उनके बड़े बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच चल रहा होता है। ली अपनी पत्नी एवेलिन, बेटी रेगन और छोटे बेटे व्यू के साथ बैठकर बेसबॉल मैच एंजॉय कर रहे होते हैं, जिनके साथ ली का बेस्ट फ्रेंड एमिट भी वहाँ होता है। अब ये सभी अपनी फैमिली के साथ मिलकर मैच एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी गेम के बीच में ही उन्हें आसमान से एक आग का गोला तेजी से नीचे की तरफ आता दिखाई देता है, जिसके बाद एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे सभी डर जाते हैं और अपने अपने परिवार के साथ घर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वहाँ एलियंस भी हमला कर देते हैं, जिस वजह से रास्ते पर काफी भगदड़ मच जाती है। अब एवलिन दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी से भागने लगती है और ली रेगन को लेकर उसी मॉल में छुप जाता है, मगर एलियन वहाँ भी हमला कर देते हैं। अब ली रेगन को वहाँ से लेकर किसी तरह भाग निकलता है कि तभी पीछे से वो एलियन उनके पीछे पड़ जाता है, जिसे वहाँ का एक पुलिस वाला गन से शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो एलियन उसे भी मार डालता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। और अब हम आगे देखते हैं कि एवेलिन और रेगन को अब इन एलियंस की कमजोरी का पता चल चुका है, जिसके बाद वो एलियंस को मारने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग चुकी है और एवेलिन समझ जाती है कि अब उन्हें अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए वो लोग जाने से पहले अपने जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, जहाँ एवेलिन उस घर के बेसमेंट में अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लाने जाती है। तो वहीं रेगन अपना हियरिंग डिवाइस, एक रेडियो और एम्पलीफायर को साथ ले लेती है, जो अभी फिलहाल इन एलियंस की एकमात्र कमजोरी है जिससे वो बच सकते हैं। जिसके बाद वो अपने नए ठिकाने की खोज में वापस साइलो पर जाती है और आग जलाकर देखती है कि आसपास और कहां आग जल रही है, क्योंकि ये एक सिग्नल है जिसका मतलब है कि वहाँ अभी भी कोई जिंदा है। मगर इस बार हम देखते हैं कि अब सिर्फ 2 जगहों पर ही आग जल रही है, जबकि मूवी के पहले पार्ट में हमने काफी जगहों पर आग जलते देखा था। यानी एलियंस ने धीरे धीरे उन सभी को मार दिया है। अब रेगन इनमें से सबसे नजदीक वाले शेल्टर को मार्क करती है और सुबह होते ही सभी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग मैप के सहारे चलते हुए उस फायर सिग्नल वाली जगह तक आखिर पहुँच ही जाते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन होता है, जहाँ हम आगे देखते हैं कि रास्ते में एक तार लगी हुई है जिसपे एवलिन का गलती से पैर पड़ जाता है, जो कि असल में एक ट्रैप होता है। और अब उस तार के खींचते ही बहुत सारी कांच की बोतल्स का शोर हो जाता है, और शोर मतलब एलियंस का हमला, और इसीलिए अब ये लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब तेजी से भागने से बेबी भी रोने लग जाता है, इसीलिए मार्कस रास्ता दिखाने के लिए खुद आगे जाने लगता है कि तभी हड़बड़ी में उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे सिचुएशन अब बहुत ही टेंशन वाली बन जाती है। अब मार्कस दर्द से तड़प उठता है कि तभी एवेलिन उसके मुंह पे हाथ रखती है और उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसे उस ट्रैप से छुड़ाने लगती है। इसी बीच रेगन भी तुरंत बेबी को साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देती है, लेकिन मार्कस इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोरों से चीख पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई स्नैपर मैन दूर से इन पे निशाना बनाए हुए होता है और शायद उसी ने इस जाल को भी बिछा रखा था। अब एलियन भी बिना देरी किए वहाँ पहुँच जाता है और इन पे हमला करने वाला ही होता है कि तभी रेगन तुरंत अपना डिवाइस एम्पलीफायर से कनेक्ट करती है और फुल वॉल्यूम में रेडियो ऑन कर देती है, जिससे ये एलियन तड़पने लग जाता है और एवलिन तुरंत उस पे शॉटगन से वार कर उसे वहीं मार देती है, जिसे दूर खड़ा वो स्नैपर मैन भी देख रहा होता है। एवलिन जानती थी कि गोली के आवाज से और भी एलियन आएंगे, इसीलिए वो तुरंत बच्चों को लेकर भागने लगती है और पास ही के एक फैक्ट्री में घुसती है कि तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है, जो रेगन को चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि अब वहाँ एक और एलियन आ चुका था। जिसके बाद वो तुरंत मार्कस को कंधे पे उठा लेता है और एवलिन और रेगन को अपने पीछे आने को कहता है। अब दोनों किसी तरह बचते हुए उस आदमी के पीछे जाने लगते हैं, जो उन्हें एक एयर टाइट बंकर में ले जाता है। लेकिन इस बंकर में ज्यादा टाइम नहीं रुका जा सकता था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बस कुछ ही वक्त के लिए होती है। साथ ही ये साउंड प्रूफ भी था, तो यहाँ नॉर्मली बात की जा सकती थी। अब वो आदमी इनसे कहता है कि वो सब यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ ना तो खाना है और ना ही पानी, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब एवलिन को उस आदमी की आवाज जानी पहचानी सी लगती है और वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि
उसके स्वर्गवासी पति का दोस्त एमिट है। जिसके बाद वो उसे अपने न्यूबॉर्न बेबी को दिखाती है और उसे वहाँ रुकने देने की रिक्वेस्ट करती है, जिससे अब एमिट भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता। अब वो एलियन भी चला गया था तो सभी बंकर से बाहर आ जाते हैं और अब एवलिन उसी बंकर में मार्कस का ट्रीटमेंट करने लगती है। उसके पास कोई प्रॉपर दवाई नहीं थी, इसलिए वो उस घाव को अल्कोहल से ही क्लीन कर उसकी पट्टी करती है। इस दौरान मार्कस काफी चीखता है, मगर बंकर के साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज बाहर नहीं जाती। अब मार्कस को बाहर सुलाया जाता है, जहाँ रेगन मार्कस को हेडफोन पहनाती है जो कि रेडियो से कनेक्टेड था, जिससे वो अपने दर्द से कुछ हद तक डिस्ट्रैक्ट हो सके। अब आगे हम देखते हैं कि एवलिन और एमिट आपस में बातें करते हैं, जहाँ वो एवलिन से पूछता है कि तुमने आखिर इन एलियंस को कैसे मारा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को मरते नहीं देखा। तो एवलिन कहती है ये कैसे काम करता है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इससे उन्हें तकलीफ होने लगती है, जिससे उनका सिर खुल जाता है और इन्हें मारना आसान हो जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि एमिट का बेटा उसी दिन गुजर गया था जब पहली बार एलियंस का हमला हुआ था, और अब उसकी पत्नी भी 11 हफ्तों पहले ही बीमारी से गुजर चुकी है। वो ये भी जानता था कि ली मदद के लिए रोज आग जलाकर सिग्नल देता था, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें बचाने आ सके, क्योंकि अब जो इंसान बचे भी थे वो इस हमले के बाद से काफी बदल चुके थे। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रेगन और मार्कस को रेडियो पे एक गाना बजता सुनाई देता है, जो कि बियॉन्ड द सी का गाना होता है। तभी एमिट कहता है कि ये गाना पिछले 4 महीनों से लगातार बज रहा है, जिसपे रेगन कहती है कि उसके पिता भी लगातार रेडियो से सिग्नल मिलाने की कोशिश करते रहते थे, पर उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। तो एमिट कहता है कि तुम लोग घने जंगलों में रहते थे जहाँ सिग्नल नहीं आता, और उसे भी ये सिग्नल यहाँ ऊंचाई पे आने के बाद ही मिला है, जिससे अब रेगन को ये किसी तरह का मैसेज लगता है। इसलिए वो कहती है कि हमें पता लगाना चाहिए कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। तो एमिट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। अब रात में सभी सो रहे होते हैं तो रेगन मार्कस को उठाती है और उसे बंकर में ले जाकर कहती है कि ये कोई गाना नहीं बल्कि एक सिग्नल है, जो कि समुद्र के पास के एक आइलैंड से आ रही है, जहाँ अभी भी लोग शायद जिंदा हैं। तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए और इन एलियंस की कमजोरी के बारे में बताना चाहिए, जिससे वो उन लोगों की मदद से और भी लोगों को बचा सके। लेकिन मार्कस घायल था, साथ ही वो रेगन जितना बहादुर भी नहीं था, इसलिए वो तुरंत मना कर देता है और अपनी माँ को भी इस बारे में बताने की धमकी देता है। अब सुबह होती है तो मार्कस देखता है कि रेडियो पे एक नोट पड़ी है जिसपे कीप लिसनिंग लिखा होता है, और हम समझ जाते हैं कि अब रेगन अकेले ही इस मिशन पर निकल पड़ी है। मार्कस तुरंत अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद एवलिन एमिट से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को कैसे भी बचा ले, लेकिन एमिट तुरंत ही मना कर देता है। जिसके बाद एवलिन एमिट को उसकी और ली की दोस्ती का वास्ता देकर उससे कहती है कि अगर उसकी जगह ली होता तो वो उसके बच्चे को बचाने जरूर जाता। जिसके बाद अब एमिट की भी इंसानियत जाग जाती है और वो रेगन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं, जिसे रास्ते में लाशों से भरी एक ट्रेन नजर आती है, जिसे देख के साफ पता चल रहा होता है कि इन लोगों को एलियन ने मारा है। तभी रेगन को फर्स्ट एड किट दिखाई देती है, जिसे लेने वो आगे बढ़ती है, मगर तभी रेगन एक लाश से टकरा जाती है और डर से उससे आवाज हो जाती है। जिसके बाद अब एलियन को वहाँ पहुँचने में जरा भी वक्त नहीं लगता और वो रेगन पे हमला कर देता है। मतलब ये एलियंस टाइम के कितने पंक्चुअल है ना, कि बस कहीं भी आवाज हो और हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएं। अब रेगन तुरंत एक हाथ से अपना एम्पलीफायर ऑन करती है, जिससे वो एलियन तड़पने लगता है, और दूसरे हाथ से गन लेकर उस पे निशाना लगाने की कोशिश करती है, मगर उससे वो निशाना चूक जाता है। साथ ही वो एलियन भी अब रेगन के काफी नजदीक आ जाता है, और रेगन अब मौत के एकदम सामने थी, क्योंकि उसके पास अब दोबारा गन लोड करने का वक्त भी नहीं होता। वो काफी घबरा जाती है कि तभी खुशनसीबी से एमिट वहाँ पहुँच जाता है और एलियन को मारकर रेगन को बचा लेता है। लेकिन गोली की आवाज से और भी एलियन वहाँ आ जाते हैं, इसीलिए एमिट रेगन को तुरंत लेकर छुप जाता है, जहाँ पे वो उसे वापस घर ले जाने की बात करता है, मगर रेगन साफ मना कर देती है और उल्टा एमिट को भी साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि अगर वो उस आइलैंड पर पहुँच गए तो वो अपने हियरिंग डिवाइस को वहाँ के चैनल पे ब्रॉडकास्ट करके सारे एलियंस को कमजोर कर सकती है, जिससे उनका खात्मा करने में आसानी हो। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रेगन जब सो के उठती है तो उसे एमिट के साथ उसका हियरिंग डिवाइस, एम्पलीफायर और शॉटगन कहीं भी नजर नहीं आता। इसलिए रेगन को लगता है कि शायद एमिट ने उसे धोखा दे दिया और उसका सामान लेकर भाग गया है, और वो वहीं रोने लग जाती है। मगर तभी एमिट वापस आता है और रेगन से कहता है कि उसे समुद्र किनारे एक बोट दिखी है। असल में एमिट रेगन का सामान लेकर ये देखने गया था कि वो उस आइलैंड तक कैसे जाएंगे। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एवलिन अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है कि तभी उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन बची थी। साथ ही उसे मार्कस के पैर की चोट के लिए भी दवा की जरूरत थी, इसलिए वो अगली सुबह बच्चे को मार्कस के भरोसे छोड़ के अकेले ही इन सामान का इंतजाम करने
निकल पड़ती है। मगर मार्कस अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी एवलिन के साथ चलने की बात करता है। मगर एवलिन मार्कस को समझाती है कि वो इस हालत में नहीं चल पाएगा, इसलिए अभी वो बच्चे के पास रहकर उसका ध्यान रखे और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। रास्ते में जाते वक्त एवलिन उस जगह पहुंचती है जहां उन्होंने उनके छोटे बेटे ब्यू की कब्र बनाई थी, जहां हम देखते हैं कि उन्होंने ब्यू के साथ अब ली की भी तस्वीर लगाई होती है। वो कुछ पल वहां रुकती है, मगर मन में कितना भी दर्द क्यों न हो, लेकिन उसके पास तो रोने का भी वक्त नहीं था और अब वो अपनी वेडिंग रिंग भी वहीं रख के आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग 3 ग्रुप में बट चुके हैं, जिसमें पहले ग्रुप में रेगन और एमिट हैं, जो समुद्र किनारे बोट की तरफ बढ़ रहे थे। तो दूसरे ग्रुप में एवलिन होती है, जो अकेले फार्मेसी पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई इकट्ठा करके वापस आ रही होती है। और तीसरे ग्रुप में मार्कस और बेबी होते हैं। अब मार्कस कुछ देर बेबी का ध्यान रखता है, मगर वो टेंशन से शांत बैठ नहीं पाता और बेबी को बॉक्स में डाल के उस जगह घूमने लगता है कि तभी उसे एक इंसान का कंकाल दिखता है, जो शायद एमिट की पत्नी का था। अब उसे देखकर मार्कस इतना डर जाता है कि हड़बड़ी में कुछ चीजों से टकरा जाता है, जिनके गिरने की आवाज से एक एलियन वहाँ तुरंत ही पहुँच जाता है। मार्कस जल्दी से बंकर की तरफ भागता है और बेबी और रेडियो को लेकर बंकर में छुप जाता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है कि वो इस बार बंकर में छुपने से पहले कपड़ा डालना भूल जाता है, जिसकी वजह से ये एयरटाइट बंकर पूरी तरह से लॉक हो जाता है और वो उसमें ही फंस जाता है। दूसरी तरफ एमिट और रेगन अब बोट के पास पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। अब एमिट जैसे ही उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है, वो तुरंत एमिट के गले में एक जाल की रस्सी फंसा देती है, जिससे कई सारी बॉटल्स बंधी थी। और अब एमिट थोड़ा भी हिलता तो वहाँ आवाज हो जाती, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग उन दोनों को घेर लेते हैं, जो अब हालातों की वजह से क्रिमिनल बन चुके थे। यहाँ अब कुछ ही देर बाद मार्कस का दम घुटने लगता है और जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो समझ जाता है कि अब वो यहाँ फंस गया है, जिसके बाद अब उसके पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो कुछ देर तक न्यूबॉर्न बेबी का ऑक्सीजन शेयर करने लगता है, मगर उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वो फिर से बेबी को ऑक्सीजन लगा के वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अब एवलिन को भी एलियन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अंदर भागती है और एलियन का ध्यान भटकाने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं रख के बंदूक से फायर करती है, जिससे एलियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो एलियन ऑक्सीजन सिलेंडर के पास पहुंचता है, एवलिन सिलेंडर पे तुरंत फायर करती है, जिससे वो वहीं फट जाता है, मगर उस एलियन को उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन आग की वजह से यहाँ के पानी के स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब पानी की आवाज की वजह से एलियन एवलिन को सुन नहीं पाता और वो धीरे से बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ वो बंकर खोल के देखती है कि मार्कस बेहोश पड़ा हुआ है। वो मार्कस को किसी तरह होश में लाती है और एलियन के पहुंचने से पहले ही बंकर का दरवाजा बंद कर लेती है, मगर वो कपड़ा लगाना नहीं भूलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने रेगन और एमिट को घेर रखा था, वो रेगन की तलाशी के बाद उसे कहीं ले जाने लगते हैं। अब एमिट रेगन को इशारे से पानी में कूदने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनके लीडर को पकड़ के उसे चाकू मारकर चिल्लाने पे मजबूर कर देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है। अब आवाज के कारण वहाँ बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ एमिट एक चीज नोटिस करता है कि जो भी एलियन उसे मारने के लिए पानी में कूदते हैं, वो तैर नहीं पाते और वहीं डूब के मर जाते हैं, जो इन एलियंस की एक और कमजोरी थी। अब रेगन एमिट को खींचकर एक नाव में चढ़ाती है, जहाँ पे एमिट रेगन को उसका हियरिंग डिवाइस वापस देता है, जो उसने उस लीडर से लड़ते वक्त वापस ले लिया था। और अब वो दोनों वहाँ से निकलकर उस आइलैंड तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ आइलैंड पे पहुँचकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जैसे वो एलियन के हमले से पहले जीते थे। अब वहाँ के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद वहाँ का लीडर एमिट से बातचीत करते हुए कहता है कि तुमने वो गाना सुना और इस आइलैंड को ढूंढा। तो एमिट कहता है कि इस आइलैंड को मैंने नहीं बल्कि उस लड़की यानी रेगन ने ढूंढा है। जिसके बाद लीडर आगे बताता है कि जब मिलिट्री वालों को इस एलियन एविएशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये क्रिएचर्स तैर नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने लोगों को इस आइलैंड पर भेजना शुरू किया। शुरू में वहाँ 12 बोट्स थे, लेकिन सभी को पहले पहुँचना था, तो वो लोग भूल गए कि उन्हें आवाज नहीं करनी है और सभी आपस में लड़ने लगे और उनके शोर की वजह से एलियन ने वहाँ सभी लोगों को हमला करके मार दिया और सिर्फ 2 बोट ही इस आइलैंड पर पहुँच पाई और तभी से ये लोग यहाँ पर हैं और नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अब एमिट लीडर को रेगन का प्लान बताता है, जिसके बाद वो रेगन के पास जाकर उससे कहता है कि लीडर उनकी मदद करने को तैयार है। साथ ही वो रेगन से माफी भी मांगता है कि उसने रेगन पे शक किया, लेकिन वो सही थी। उस रात वो दोनों चैन की नींद सोते हैं, मगर ये शांति बस एक रात की होती है, क्योंकि जब अगली सुबह उठकर एमिट समंदर किनारे जाता है, तो वो देखता है कि जिस बोट पर रात को हमले के वक्त एलियन चढ़ा था, वो बोट बहते हुए उस आइलैंड के किनारे आ गई है, जिसमें वो
वो एलियन भी होता है। अब एमिट तुरंत आइलैंड की तरफ सबको आगाह करने के लिए भागता है, मगर तब तक काफी देर हो जाती है और एक बार फिर से मौत का तांडव शुरू हो जाता है और वो एलियन सभी को मारने लगता है। इसी बीच एमिट एक बच्चे को किसी तरह एलियन के हमले से बचा लेता है और लीडर के घर में घुस जाता है। लीडर भी दोनों बच्चों को एक क्लोजेट में छुपा देते हैं और उन्हें इशारे से चुप रहने को कहते हैं, जिसके बाद वो लीडर एमिट और रेगन को लेकर गाड़ी से रेडियो स्टेशन की तरफ जोर से हॉर्न बजाते हुए भागता है ताकि वो एलियन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और लोगों को बचा पाए। अब वो लोग रेडियो स्टेशन तक किसी तरह पहुँचते हैं, जहाँ पे लीडर एमिट को वहाँ की चाबी देकर खुद वापस अपने बच्चों के पास जाने की बात करने लगता है कि तभी पीछे से वो एलियन लीडर को खींच ले जाता है और वहीं मार डालता है। अब एमिट और रेगन किसी तरह रेडियो स्टेशन के अंदर जाके छुप जाते हैं, मगर वो एलियन भी उनके पीछे वहाँ आ जाता है और अब उनका काम और भी ज्यादा रिस्की बन जाता है, जहाँ उन्हें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है क्योंकि वो एलियन भी उनके साथ साथ ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एवलिन को, जो पूरी रात बंकर में बच्चों के साथ छुपी थी, जिसे लगता है कि एलियन अब चला गया है, इसलिए वो बंकर का दरवाजा खोल के बाहर निकलती है कि तभी पीछे से वो एलियन वापस आ जाता है। इसलिए वो तुरंत फिर से बंकर की ओर भागती है, मगर वो एलियन इस बार बंकर का दरवाजा ही तोड़ देता है। यहाँ रेगन और एमिट किसी तरह गिरते पड़ते स्टूडियो में जा पहुँचते हैं, लेकिन जब रेगन मेन दरवाजा खोलती है तो उससे आवाज हो जाती है, जो रेगन सुन न पाने की वजह से समझ नहीं पाती और अब वो एलियन अलर्ट हो जाता है और रेगन की तरफ आने लगता है। इसलिए एमिट खुद बीच में आ जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है, मगर वो फिर भी किसी तरह रेगन को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ वो एलियन बंकर में तो नहीं घुस पाता, मगर अपने पंजों से एवलिन को घायल कर देता है और उनके पीछे ही पड़ जाता है। अब यहाँ एलियन एमिट को मारने ही वाला होता है कि तभी रेगन अपनी हियरिंग डिवाइस को ऑन कर देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से अब वो एलियन तड़पने लगता है। आगे रेगन वहाँ के स्पीकर को भी ऑन कर देती है, जिसपे बियॉन्ड द सी गाना बज रहा होता है। रेगन तुरंत ऑफिस में जाके उस गाने को बंद करती है और उसकी जगह अपना हियरिंग डिवाइस माइक पे रख देती है, जिससे उसकी हाई फ्रीक्वेंसी अब रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट होने लगती है और अब वो एलियन और भी ज्यादा तड़पने लगता है। उधर मार्कस भी उस फ्रीक्वेंसी को रेडियो पे सुन लेता है और समझ जाता है कि रेगन वहाँ तक पहुँच गई है, जिसके बाद वो भी रेडियो को फुल ऑन कर देता है और रेडियो को एलियन के आगे कर देता है, जिससे ये एलियन भी अब उस फ्रीक्वेंसी से तड़पने लगता है। यहाँ रेगन अब मौका देख के एक रॉड लेके उस एलियन के सीधे सर में घुसा देती है और उसे वहीं मार डालती है। दूसरी तरफ मार्कस भी हिम्मत दिखाता है और एवलिन के रखे पिस्टल को उठा के उस एलियन के सीधे सिर में गोली चला देता है, जिससे ये एलियन भी तुरंत वहीं खत्म हो जाता है। साथ ही एवलिन ये देख के खुश हो जाती है कि अब उसके बच्चे अपने पिता की तरह ही बहादुर बन चुके हैं और अब वो अपने परिवार की रक्षा खुद कर सकते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि रेगन ने अपनी हियरिंग डिवाइस को माइक पे ही छोड़ दिया है ताकि वो और बाकी लोग भी अब रेडियो को हथियार बनाकर उन एलियंस को मार सके। और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।